गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही जरूरी कुछ एक रिएक्शंस पढ़ी थी, जिसमें से एक थी कार्बालामाइन टेस्ट, एक था नाइट्रस एसिड के साथ टेस्ट, जो दो अलग से रिएक्शन मैंने सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की आपको करवाई थी। उसके बाद हम पढ़े थे एसिटाइलेशन के बारे में। ठीक है, चलो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेंथी क्वेश्चन से। मोस्ट टाइम की लेंथी क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको आप सेपरेशन ऑफ अमाइन भी कह सकते हो, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड टेस्ट भी कह सकते हो, और आप इसको हाइजेनबर्ग टेस्ट भी कह सकते हो, क्योंकि जो रिएजेंट हम यूज करेंगे उसे हाइजेनबर्ग रिएजेंट कहा जाता है। ओके, क्या है हाइजेनबर्ग रिएजेंट? इट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, नाम याद रखना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हाइजेनबर्ग रिएजेंट। किसके साथ रिएक्ट करता है? दो ही चीजों से रिएक्ट करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन से। चलो, यानी जब आपने, आपके पास फॉर एग्जांपल एमोनोलिसिस से जब आपने अमाइन बनाया, तब आपके पास मिक्सचर आया था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का मिक्सचर मिला। जब आपने इस मिक्सचर के अंदर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ऐड करके उसको हीट किया, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वहां पे रिएक्ट करेंगे, यानी कि वो बेस के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे, और जो टर्शियरी अमाइन आपका है वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो वहां से आप उसको फिल्टर करके अलग कर सकते हो। तो अब आपके सॉल्यूशन में कौन बचा है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, चलो रिएक्शन देखो, ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन SO2Cl। जब आपने उसको प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करवाया, तो यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, तो HCl रिलीज हो गया यहां से, और जो आपका नाइट्रोजन था वो सल्फर से कनेक्ट हो जाएगा, ये बनेगा एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जैसे कार्बेनामाइड होता है, यानी कि अमाइड, ये सल्फोनामाइड। ठीक है, ये चीज बेस के अंदर सॉल्युबल है, तो ताकि हमने साथ में यहाँ पे NaOH रखा है। सेम चीज क्या होगी, यहाँ पे H के जगह C2H5 एक और लगा सकते हो आप, यानी कि ये हो जाएगा N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। The hydrogen attached to the nitrogen in sulfonamide is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing group sulfonyl group. Hence it is soluble in alkali. ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक होता है, क्योंकि SO2 यहाँ जो जुड़ा है वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब आपने इसको बेस से रिएक्ट करवाया NaOH से, तो ये उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, जबकि NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड उसमें सॉल्युबल नहीं होगा, तो वो वहां से अलग हो जाएगा। क्लियर? तो तीनों अलग हो गए। देखो, इन द रिएक्शन विद सेकेंडरी अमाइन, जैसा मैंने बताया था, H की जगह सिर्फ C2H5 लगा दो, सेम रिएक्शन होगा, NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। क्लियर है? Since NN diethyl benzene sulfonamide does not have any hydrogen atom attached to nitrogen, it is not acidic and it is insoluble in alkali. चलो अब वापस से रिपीट करता हूँ। आपके पास तीनों का मिक्सचर था, जब आपने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ऐड किया, टर्शियरी अमाइन वहां से अलग हो गया, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब आपके पास दो बचे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। दोनों के जो कंपाउंड है सल्फोनामाइड, उसमें से प्राइमरी सल्फोनामाइड एसिडिक है, तो वो बेस में सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, तो यहां से सेकेंडरी अलग हो गया। अब बचा आपके पास सिर्फ सॉल्यूशन में प्राइमरी सल्फोनामाइड। चलो, टर्शियरी अमाइन्स do not react with benzyl sulfonamide chloride. This property of amine reacting with benzyl sulfonamide chloride in a different manner is used for distinction of primary, secondary and tertiary amine, also for the separation of the mixture. However, these days benzyl sulfonamide chloride is prepared by para-toluene sulfonyl chloride, यानी कि अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड थोड़ा कार्सिनोजेनिक है, कैंसरस है, दैट्स व्हाई उसके जगह हम यूज करते हैं पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड का मतलब है पैरा पोजीशन पे एक CH3 लगा दिया। ठीक है, तो ये था आपका
हाइजेनबर्ग रिएक्शन या फिर हाइजेनबर्ग रिएजेंट से किया गया रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन, कुछ भी कह सकते हो, एमाइन का सेपरेशन कह सकते हो। ये 3 एंड 4 मार्कर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपको ऑलरेडी आता है, यू नो इट वेरी वेल ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि जो NH2 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आने वाला नया ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा, सिंपल सी बात है। You have read earlier that aniline is a resonance hybrid of 5 structures. So, they are ortho para position directing, right? क्योंकि ortho और para पे maximum electron density रहती है। Thus, NH2 is ortho para directing and a powerful activating group. चलो सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन करेंगे। देखो, aniline react with bromine water at a room temperature, only room temperature, क्योंकि NH2 ने रिंग को एक्टिवेट कर दिया है, gives white precipitation of 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन, यानी कि इसका पूरा ब्रोमिनेशन हो जाएगा, दोनों ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा ब्रोमीन। सो 3 ब्रोमीन टोटल आएंगे, यानी कि 3 Br2 चाहिए होंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट हो गया रूम टेम्परेचर ऑटोमेटिक, तो ये बनाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। ये टेस्ट एनिलीन की प्रेजेंस परखने के लिए यूज होता है। ये टेस्ट आप कहाँ यूज करोगे? एनिलीन आपके कंपाउंड में है या नहीं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, क्योंकि एनिलीन जो है वो ब्राउनिश लिक्विड है, प्योर फॉर्म में कलरलेस होगा। वो जब आप उसको Br2 से रिएक्ट करवाते हो, डायरेक्टली विद इन अ सेकंड आपको व्हाइट प्रेसिपिटेशन देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन के, तो ये हमें प्रेजेंस दिखाता है एनिलीन की। The main problem encountered during the electrophilic substitution reaction of aromatic aniline is that it is highly reactive. जैसा मैंने बताया 3 ब्रोमीन आ गए, देखो। Substitution tends to occur at ortho and para positions. If we have to prepare monosubstituted aniline derivative, how can we activating effect NO2 control? अब NO2 की इफेक्ट को कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आपको सिर्फ मोनो प्रोडक्ट चाहिए, 3 ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मोनो प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें NH2 का इफेक्ट कंट्रोल में लेना होगा। दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग NH2 बाय एसिटाइलेशन विद एसिडिक एनहाइड्रेट। अगर आपने एसिटाइलेशन पहले से कर लिया तो NH2 जो है वो NHCOCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा। Then carrying out a desired substitution followed by hydrolysis of the substituted amide to amine, यानी कि क्या किया? देखो, पहले उन्होंने NH2 से देखो एक H निकाल दिया और NHCOCH3 बना दिया, ठीक है, एन फिनाइल इथेनामाइड, जिसे हम एसिटेनिलाइड कहते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्ट किया है। फिर आपने उसको ब्रोमिनेशन करवाया तो मेजर प्रोडक्ट आपको पैरा मिला, क्योंकि ये बल्कि है तो ऑर्थो पे कम प्रोडक्ट मिलेगा। फिर आपने उसको हाइड्रोलाइज किया, यानी कि H प्लस OH माइनस के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाया, तो यहां से ये ग्रुप निकल जाएगा, तो आपको वापस से NH2 मिलेगा। ये जो रिलीज हुआ वो आपको एसिडिक एसिड देगा, क्लियर है। A lone pair of electron or nitrogen in acetanilide interacts with oxygen. ये जो lone pair of nitrogen है यहाँ पे रेजोनेंस करता है और उसकी वजह से रिंग के अंदर रेजोनेंस कम हो जाता है, यानी कि ये नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा और वहां से वापस से रेजोनेंस होगा, ऑक्सीजन नीचे इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर, तो ऐसे कंटिन्यूअसली रेजोनेंस होता रहेगा। हेंस a lone pair of electron of nitrogen is less available for the ring, therefore रेजोनेंस कम होगा और उसकी वजह से उसकी जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। चलो अब नाइट्रेशन की बात करते हैं। देखो, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन yields टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, टेरी यानी कि 3 ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाता है इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव्स। Moreover, in the strongly acidic medium, aniline is protonated to form a anilinium ion which is metadirecting.
तो मेटा प्रोडक्ट भी मिलेगा। दिस इज वाई बिसाइड्स ऑर्थो एंड पैरा मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो देयर। देखो मेटा प्रोडक्ट 47% मिलता है, पैरा 51 और ऑर्थो सिर्फ 2% मिलता है। ये चीज याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है बाय नेचर। जब आपने एसिड के साथ रखा उसने उसने एनिलीनियम आयन बना दिया जो के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, उसकी वजह से 47% मेटा प्रोडक्ट मिलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट नाइट्रेशन। अब ये टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलो, हमने रिएक्शन करवाया था एनिलीन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एनिलीन लेते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका एनिलीन। चलो, अब उसमें से हमने रिएक्ट क्या करवाया था, तो हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट करवाया है, ठीक है, और साथ में है H2SO4। तो अब डायरेक्ट नाइट्रेशन का प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो वो डिजायर प्रोडक्ट है हमारा, वो है बेंजीन के ऊपर जो NH2 है वहां पे ऑर्थो प्रोडक्ट पे आएगा NO2 और साथ में पैरा पोजीशन पे क्या रहेगा NO2। सो ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन एंड पैरा नाइट्रोएनिलीन, ये उसके रेगुलर प्रोडक्ट है, राइट। चलो, अब टेरी ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं, साइड ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले उसमें से बनेगा डाइफिनाइलअमाइड। सबसे पहले क्या बनेगा, डाइफिनाइलअमाइड। साथ में बनेगा NO2 NH2 NH2 माइनस NO2 प्लस, ये दोनों बनेंगे। और आपको मेटा प्रोडक्ट का तो पता ही है 47%, राइट। मेटा पे आएगा NO2 और ऊपर NH2। ये हो गया डायरेक्ट नाइट्रेशन, ये टेरी प्रोडक्ट है। डाइफिनाइलअमाइन बनेगा और बाइफिनाइलअमाइन और उसके साथ NH2NO2, ठीक है। समझ में आया इसका स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन जो माइनस रहेगा, नाइट्रोजन प्लस रहेगा और उसके साथ बनेगा NH2 का बॉन्ड, ठीक है। ये इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये टेरी प्रोडक्ट हो गए, टेरी ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट। तो ये भी लिख लेना, ये साइड प्रोडक्ट मिलते हैं यानी इसके अंदर। चलो, टेम्परेचर याद रखना। However, by protecting NO2 by acetylation हमें ओनली पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा। देख लो, सबसे पहले मैंने प्रीडीन के प्रेजेंस में एसिड एनहाइड्राइड लेके उसका एसिटाइलेशन करवाया, तो अब NH2 से हो गया NHCOCH3, एसिड एनिलाइड बना दिया मैंने। अब एसिड एनिलाइड को जब मैंने नाइट्रेशन करवाया तो सिर्फ मुझे पैरा प्रोडक्ट ही मिलता है और उसका हाइड्रेशन से मैंने ऊपर से उसको निकाल दिया, मुझे सिर्फ मिलेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। समझ में आया। चलो, अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन के बारे में। Aniline reacts with concentrated sulfuric acid to form anilinium hydrogen sulfate। क्या बनाएगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि एनिलीन जो है वो बाय नेचर कैसा है, बेसिक है, और आपने जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया वो एसिडिक है। तो NH3 प्लस HSO4 माइनस बनेगा, उसको मैं सिर्फ हीट करूंगा 453 टू 473 केल्विन पे, ठीक है। उसको सिर्फ हीट करने से मुझे पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, कॉमनली नोन एज सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड याद रखना नाम, और जो कि एज ए ज्विटर आयन रहता है मोस्टली, क्योंकि ऊपर बेसिक ग्रुप नीचे एसिडिक ग्रुप, तो H प्लस ऊपर चला जाएगा, ये माइनस, तो एज ए ज्विटर आयन रहता है। Aniline does not undergo Friedel-Crafts alkylation and acylation due to the salt formation of aluminium chloride, which is a Lewis acid, which is used as a catalyst. Due to this,
नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है वो। सो फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं होता है एनिलीन का, बिकॉज हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज किया है, दैट्स व्हाई। चलो अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड। चलो लिखते हैं एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड। चलो तो ये हमने बनाया एनिलीन, उसको मैंने बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाना है। चलो तो मैं बेंजोइल क्लोराइड बनाता हूँ, यानी कि बेंजीन के ऊपर COCl। चलो क्या बनेगा, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, बनाओ। तो यहाँ पे रिंग, रिंग के ऊपर NH, राइट, NH के साथ C डबल बॉन्ड O, सॉरी साइड में करता हूँ क्योंकि वहां पे रिंग आएगी, और C के साथ कनेक्ट होगा रिंग, HCl निकल गया वहां से। समझ में आया। चलो इसका नाम क्या बनेगा, एन फिनाइल, एन फिनाइल बेंजेनामाइड। नाम क्या बनेगा, एन फिनाइल बेंजेनामाइड। एसिटाइलेशन किया हमने, बेंजेनामाइड। क्लियर है, देख लो। राइट नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिख लिया हमने। चलो राइट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डिफरेंट आइसोमर corresponding to molecular formula C3H8, sorry C3H9N। चलो हमें कंपाउंड दिया है C3H9N। चलो तो सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड यानी कि CH3 CH2 CH2 NH2 हो गए, 9 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। इसका नाम क्या होगा, तो ये है प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, राइट। अब जो अमाइन है उसको दूसरे कार्बन पे दे दो, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3, और यहाँ पे आ जाएगा NH2, तो ये क्या बना, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, चलो तो ये तो हुए प्राइमरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन बनाओ, CH3 CH2 NH CH3। चलो तो ये क्या हो गया, N मिथाइल इथेनामाइन। और कोई, यस, टर्शियरी बना दो इसको, यानी कि CH3 N CH3 और CH3, तो ये हो जाएगा NN डैश डाई मिथाइल मिथेनामाइन। मिथेनामाइन, क्लियर। टोटल हमें 4 स्ट्रक्चर मिलते हैं। चलो अब क्वेश्चन क्या है आगे, राइट IUPAC नेम ऑफ द आइसोमर which will liberate nitrogen gas with nitrous acid। चलो इनमें से नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पे कौन रिलीज करेगा N2 गैस। कौन सा गैस चाहिए हमें, देख लो,
नाइट्रोजन गैस रिलीज करना है। तो सेकेंडरी और टर्शियरी तो नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, ये तो नाइट्रोसमाइन बनाएगा तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये दोनों, इन दोनों का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, प्रोपेन 1 अमाइन एंड प्रोपेन 2 अमाइन। तो ये दोनों आंसर में आएंगे। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ पे। चलो, तो ये थे आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4 to 8। 4, 5 तो हमने सोल्व किया था, 6 भी किया था, 7, 8 हमने अभी किया। चलो, उसके बाद आपका टॉपिक नेक्स्ट है डाईएजोनियम सॉल्ट, जो कि सिलेबस से हटा दिया है, तो ये हम जीनीट में करेंगे। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट भी निकाल दिया है, केमिकल रिएक्शंस भी उसकी निकल गई है, तो ये कुछ नहीं आएगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट वो भी निकाल दिया है। देखो यहाँ पे कुछ एक आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको दिया है 3 मिथाइल एनिलीन और उसमें से बना है 3 नाइट्रोटोल्यूइन। 3 मिथाइल एनिलीन को 3 नाइट्रोटोल्यूइन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? और उसके बाद है एनिलीन टू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, एनिलीन से ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाना है 135। तो ये दोनों कन्वर्जन किसके बेसिस पे है? डाईएजोनियम सॉल्ट के बेसिस पे है, जो हमें अभी तक नहीं पता है कैसे करना है। क्यों? क्योंकि ये तो सिलेबस से निकल चुका है। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप कैसे लगाना है उसके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो वही रिएक्शन चाहिए होगा, एनिलीन के जगह नाइट्रो लगाना है, टोल्यूइन तो है ही वहां पे, सिर्फ एनिलीन को नाइट्रो से रिप्लेस करना है, तो वहां पे ये रिएक्शन करना होगा, ये वाला नाइट्रो ग्रुप वाला। समझ में आया? चलो, तो पहला तो वैसे होगा, तो सिलेबस से बाहर हो गया। अब एनिलीन को कन्वर्ट करना है 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन में। तो देखो, एक और यहाँ पे है, चलो यहाँ पे तो ये तो पता है आपको, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोल्यू इनटू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले नाइट्रो जो है वो NH2 में कन्वर्ट होगा, पहले ब्रोमिनेशन करके ऑर्थो पे ब्रोमीन लगाया, ऑर्थो पे ब्रोमीन लगाया, CH3 का ऑर्थो, ठीक है, इसका पेरा तो यहीं पे लगेगा कंपलसरी। फिर NO2 कन्वर्ट हुआ NH2 के अंदर, फिर आपने उसको डायजोनियम में कन्वर्ट किया, डायजोनियम को बेंजीन में, और बेंजीन का आपने CH3 का, तो ये जो पोर्शन है ये हमने नहीं पढ़ा है, राइट? तो ये हमने नहीं पढ़ा है, दैट्स व्हाई सिलेबस से बाहर हो गया। सेम चीज यहाँ पे एनिलीन इंटू 135 ड्राई ब्रोमो बेंजीन। चलो, अब एनिलीन को Br कैसे कनेक्ट करवाए, तो ये तो यहाँ पे आता है, देख लो, दिखा रहा हूँ मैं आपको। डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं करना है, ठीक है, देख लो, आप गेटरमैन रिएक्शन कर सकते हो, आप सेन मेयर कर सकते हो। तो आपका जो पहले एनिलीन से आपने बना दिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम से आपने उसको ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट किया। अब ब्रोमोबेंजीन से कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, पहले कार्बन पे तो ब्रोमो आ गया, अब आपको तीसरे और पांचवें कार्बन पे ब्रोमीन चाहिए, और तीसरे और पांचवें पे ब्रोमीन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ? आपको थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे ब्रोमीन चाहिए, तो क्या करोगे? तो ऐसे तो होगा नहीं। समझ में आया? तो उसके लिए सिंपल सी मेथड है, एनिलीन का पहले ब्रोमिनेशन कर दो, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। अब जब आपने 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बना लिया है, अब उसको डायजोनियम में कन्वर्ट कर, तो ऊपर NH2 के जगह आ जाएगा N2Cl, और फिर उसको बेंजीन में कन्वर्ट कर दो, अब आपका जो दूसरा कार्बन था वो पहला हो जाएगा, राइट? एक्चुअली सिलेबस से बाहर है, तो हम ये जीनीट में करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ हाईलाइट दे दिया। यहाँ पे आपका 13th चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस डायजोनियम से सॉल्व होते होंगे उनको स्किप करेंगे, ठीक है? बता तो दूंगा मैं, फिर भी हम करेंगे उनको, लेकिन जीनीट के अंदर करेंगे, ठीक है? सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।